नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं और आज है टेस्ट नंबर 141 और आज हम लोग जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कीटहारी पादप के बारे में सत्य है। तो जो कीटहारी यानी कीट भक्षी, जो कीट को यानी कीड़े मकोड़ों को भक्षण करते हैं, ऐसे जो पादप हैं इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। दो कथन दिए गए हैं साथियों, आइए देखते हैं। तो पहला है कि यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ये जो पौधे होते हैं कीट भक्षी, ये जो है कीटों को क्यों पकड़ते हैं, क्यों उनका भक्षण करते हैं। तो साथियों, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए प्राय ये ऐसे स्थानों पर, ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन कमी होती है। तो उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा है, घटपर्णी है। तो साथियों, ये सभी कीटाहारी यानी कीट भक्षी पौधे हैं। आगे की घटपर्णी एक कीटाहारी पादप है, बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया। घटपर्णी इसका एक उदाहरण है। तो कौन कौन सा सही है? दोनों बिल्कुल सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हमारा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि रोल्ड गोल्ड जिसे कृत्रिम सोना कहते हैं, इसमें सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो सोने के विकल्प के रूप में जिसे इस्तेमाल करते हैं प्रायः, जो जिसके पास पैसा साथियों उतना बजट नहीं होता है कि सोने का आभूषण पहन सके, या फिर कहीं कहीं जो फंक्शन वगैरह अटेंड करते हैं, तो रोल्ड गोल्ड का जो आभूषण है उसको प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें कितना प्रतिशत सोना होता है? तो 0%। तो अगर इसकी सच्चाई की बात की जाए तो इसमें बिल्कुल भी सोना नहीं होता है। ये एक कृत्रिम सोना सिर्फ नाम है। आभूषण बनाने में इसका प्रयोग होता है। साथ ही इसमें होता क्या है? कॉपर होता है 95%, वहीं एल्युमिनियम होता है 5%। ये दोनों मिलाकर बनाया जाता है, तो बिल्कुल भी सोना नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सूची का सुमेल करना है। आइए देखते हैं। पहला है सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? चुनाव की स्याही में इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? चुनाव में जो स्याही लगाई जाती है हाथों में, जब आप वोट देने जाते होंगे तो वोट देने के बाद हाथ में एक इंक, एक स्याही लगा दी जाती है। क्यों लगाते हैं साथियों? ताकि पहचान हो सके कि कौन कौन वोट दे दिया है। दूसरा है कि सिल्वर क्लोराइड, इसका प्रयोग करते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच में, ये भी सही है। तीसरा सिल्वर सल्फाइड, रूबी सिल्वर, ये भी सही है। लास्ट है सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। तो चारों के चारों बिल्कुल सही सुमेलित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी सी डी, 1 2 3 4 चारों बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य यानी कि गलत कथन की पहचान करें। 3 कथन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कथन है। हमें बताना है इसमें से कौन सा असत्य यानी कि गलत है। पहला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जल मृदा से प्राप्त करते, बिल्कुल सही है। मिट्टी के माध्यम से ही जल को ग्रहण करते, पहला सही है। प्रकाश संश्लेषण एक अपचयी क्रिया है, दूसरा वाला हमारा गलत है। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती है, दूसरा गलत है। तीसरा, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है, ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे साथियों कि किसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शायद आप लोग जानते होंगे, पहले ये प्रश्न कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे। तो कोशिका का रसोई घर जो किचन है किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। और पौधे का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। ये तो कोशिका का रसोई घर हो गया। अगर पूछेगा कि पौधे का रसोई घर, तो आप बताएंगे पत्तियां, पत्तियों के माध्यम से ही जो पौधे हैं वे भोजन ग्रहण करते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, यही वाला सही है। डीपीटी इसका पूरा रूप क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, इन तीनों के लिए एक टीका लगता है, शॉर्ट में इसी को कहते हैं डीपीटी। फिर से सुनिए साथियों, डिप्थीरिया डी से हो गया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटनेस, तीनों रोगों का ये एक टीका है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कथन अनिषेक फल के बारे में सत्य है? तो अनिषेच फल के बारे में हमें बताना है। तो सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला, ऐसे फल बिना निषेचन के बनते, इसे ही अनिषेच या निषेक का फल कहते हैं। सेब एक अनिषेक फल है, ये गलत है। सेब एक असत्य फल है जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पांशन से होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट है कि फलों के रस के परिरक्षण में कौन सा यौगिक उपयोग में लाया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, ध्यान दीजिएगा साथियों। तो अचार हुआ, मुरब्बा हुआ या फलों के रस, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है इनकी परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। परिरक्षण लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आगे है साथियों कि उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं उपलब्ध है? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। उर्वरक की बात की जाए तो मुख्यतः नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनकी आवश्यकता होती है। क्लोरीन जो है उर्वरक में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? क्या कारण है? तो सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते, यही कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसके द्वारा लौटती है। बिल्कुल हमारा ये जो कथन है सही है। सभी जीवों के लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व, ये गलत है। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य तत्व नहीं है साथियों। तो हमारा कौन सा सही हुआ? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आगे कि कौन सा यंत्र है जो कि समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र है? पेरिस्कोप है। ध्यान दीजिएगा साथियों, पेरिस्कोप जो है पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। आगे कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन की पहचान करें। तो मानव शरीर में दांत का सर्वाधिक भाग इनामेल का बना होता है, ये गलत है। डेंटाइन का बना होता है जो कि कैल्शियम का होता है, इस प्रकार से पहला गलत है। दूसरा, हमारे दांतों पर होने वाला मुख्य रोग फ्लोरोसिस है जो कि फ्लोराइड की अधिकता से होता है, दूसरा सही है। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला मुख्य रोग है फ्लोरोसिस, जिसमें दांतों पर क्या होता है? काले धब्बे पड़ने लगते हैं। तो कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी, केवल दो, हमारा दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही कथन है साथियों। आगे की संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों और अध्यक्षों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है, संघ संविधान समिति, दिया गया वल्लभ भाई पटेल। तो पहला वाला ही गलत है। संघ संविधान समिति, जो संघ समिति के अध्यक्ष थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। जहां भी संघ आएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, वहां जवाहरलाल नेहरू जो है आप लगा दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पहला वाला गलत है, यही इस प्रश्न का सही जवाब भी है। दूसरा, झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा विवादित प्रश्न भी है साथियों, कहीं कहीं आपको यहाँ पे जेबी कृपलानी भी मिल जाएगा, किंतु सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे संघ शक्ति समिति, फिर अभी हमने आपको बताया कि जहां संघ शब्द लगा होगा जिस समिति में, तो आप जवाहरलाल नेहरू आंसर करके चले आइएगा, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। कार्य संचालन, तो के.एम. मुंशी। ये चारों आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सरल प्रश्न है, आप जानते होंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं आपको प्रस्तावना का नाम प्रस्तावना ना देकर उद्देशिका दिया रहता है, तो इसका तात्पर्य भी यही होता है और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। किंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। आगे है, आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13। किससे? अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अब 13 के अनुसार क्या है? न्यायालय ऐसा किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए
ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए-नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।